हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अपनी विद्या ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है रेविस्ट्रिक्स, तो इसके अंदर वन डे वन चैप्टर चलता है। तो मैं फिजिक्स 12th लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी सीरीज़ के अंदर आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये जो कोर्स है ये आईआईटी जेईई और नीट के बैचेस के लिए है। अब क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वन डे वन शॉट में ये हो जाए, तो हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ हम इजीली कवर कर पाएँ जो जो इम्पोर्टेंट है टारगेट बैच के लिए, ये जो नीट 2020 के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और अगर टाइम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी हद तक हम कवर कर लेंगे। बाकी जो बच जाएगा फिर नेक्स्ट स्लॉट के अंदर चलेगा। ठीक है, चलो। तो फिर अब जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो आप सब टारगेट के बच्चे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जो इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चार्ज होता क्या है और ये सारी चीज़ें आओ स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हल्का सा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप टारगेट के बच्चे हैं, आप लोगों को चीजें बिल्कुल पता है। तो ये बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं 12th वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि वो ना देखें क्योंकि ये जो कोर्स है काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम कवर करेंगे, है ना। हाँ बच्चों, तो जैसे चार्ज के बारे में हम बात करें तो उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि बेटा ये पूरा न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो ज्यादा मैं इसके ऊपर स्टडी नहीं करूंगा। मेरे को तो जो आपको एक सिंपल सी बात समझानी है वो क्या समझानी है कि भाई प्रोटॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। किसके कंपेयर में, ये जो प्रोटॉन है इसको निकालना डिफिकल्ट है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के। तो सिंपल सी बात एक ये है कि अगर एटम के अंदर कोई चीज आएगी और जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो चार्ज, अगर कोई मुझसे यूं बोल दे कि सर कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और उसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज मैं कवर कर दूंगा चार्ज की। तो देखो जरा, इस पूरे को मिटाते हैं। तो इस डायग्राम से तो मुझे ये समझ में आया कि सर चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। सपोज ये कोई बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है और ये एक तीसरी बॉडी है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ए, बी और सी। ठीक, ऐसा मान लेता हूं कि भाई इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, यानी इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई इनिशियली तीनों की तीनों बॉडीज क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि मुझे पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, बेटा थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग ये जो 13th बैच है, जो बच्चे 12th पास आउट्स हैं उनके लिए ये कोर्स लेकर के आए हैं ना, तो थोड़ा फोकस रखना बोर्ड के ऊपर। अब ये इनिशियली तीनों बॉडीज क्या हैं, न्यूट्रल है। ठीक, अब क्योंकि अभी अभी पढ़ा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो मैं यूं करता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेके चला जाता हूं। तो यहां पर देखो अब क्या होगा, यहां पर हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या है, 10 प्रोटॉन। अब इस सिचुएशन में देखना, और यहां पर हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो जाएंगे 10 प्रोटॉन है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को डिफरेंट कलर से ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे, डिफरेंस कर पाओ कि बाद की कंडीशन क्या है। कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है बाद में और ये 10 प्रोटॉन्स एज इट इज, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन। ठीक है, और ये तो एज इट इज न्यूट्रल। ऐसे कैसे हमने किया, तो यहां पर अच्छा एक छोटी सी बात आप लोगों से मैं डिस्कस करूं, वैसे करनी नहीं चाहिए मुझे, कि आप लोगों को प्रोटॉन के ऊपर मास क्या होता है वो पता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है वो पता है, नहीं पता? अरे यार तुम तो 13 के बच्चे हो ना, पता होना चाहिए। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नोट कर लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो सबको ही पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है,
न्यूट्रॉन का कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बराबर ही होता है, कंपैरेटिवली कह सकते हैं, वैसे ज्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक। चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई हाँ मास तो है इनके अंदर, कुछ ना कुछ तो मास है। अब बेटा मैं ये कहूंगा कि देखो जरा कि ये मास अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं यूं कहूंगा कि भाई यहां से डिस्कस करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो सिंपल सी बात मुझे ये समझ में आई कि अगर इलेक्ट्रॉन वहां गया है तो जाहिर सी बात है इसका मास, अगर मैं बात करना चाहूंगा ये A है, अगर मैं बोलूंगा कि जो इसका मास है, इसका मास तो कुछ कम हुआ होगा इस वाली बॉडी का, और इसका मास कुछ बड़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन वहां गया, भले थोड़ा सा बड़ा हो, तो अगर मेरे को मास का ऑर्डर लिखना पड़ेगा तो अभी क्या बोलूंगा, मास ऑफ B सबसे ज्यादा है, फिर मास ऑफ C और फिर मास ऑफ A। सर ऐसा क्यों, ये क्यों? तो बेटा देखो ना, यहाँ पर 19 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 20 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर 21 पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं आपको? तो मास ऑफ बी सबसे ज्यादा। अच्छा, प्रोटॉन सब में इक्वल है, वेरी कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाएगा उसका मास बढ़ेगा और जिससे जाएगा उसका मास कम होगा, समझ में आया? अब देखो यहां पर जो सबसे मजे वाली बात जो है वो ये क्या है कि अब अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर, तो इस बॉडी के अंदर कितने प्रोटॉन है? 10 और 9 इलेक्ट्रॉन है, और कन्वेंशनली ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेटा अगर मैं यहां पर देखूं तो डोमिनेट कौन सा चार्ज कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो बॉडी है ये कैसी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है वो बॉडी तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर गया है वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज, है ना? जिस पर गया वो नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि देख लो ये कॉम्बिनेशन, फिर से देखो इस कॉम्बिनेशन में मुझे क्या पता चला कि इस बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है, यानी ऐसा कुछ है। ये कम है ना? ऐसे देखो जरा इसको, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी क्वांटिटी ज्यादा है भाई प्रोटॉन से, तो ये जो बॉडी हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और यहां पर तो दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये बॉडी कैसी है? ये है न्यूट्रल बॉडी। तो इस डायग्राम से मुझे बेसिक क्या बातें समझ में आई? इस डायग्राम से जो मुझे बेसिक बातें समझ में आई वो ये आई कि भाई मास बढ़ जाएगा, जिस पर जाएगा वो नेगेटिव, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसको छोड़ के जाएगा वो पॉजिटिव। और एक और प्रॉपर्टी क्या है कि भाई चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है, क्योंकि अभी बोला ना इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये तो मेरे को बेसिक चीजें समझ में आई, ध्यान में रखना, ये आगे बहुत काम में आएंगी चीजें, ठीक है। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बेटा मैं डिस्कस करूं तो मैं प्रॉपर्टीज के अंदर क्या बोल सकता हूं कि भाई जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब कि स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना? अगर मैं कंडक्टर्स के केस में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको सारी चीजें धीरे धीरे, ठीक है। और अगर अच्छे से चलें और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो मैं यूं कह सकता हूं कि चार्ज इज क्वांटाइज। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, समझना, चार्ज इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 गया, 1.5 गया, 2.5 गया। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा। कहने का मतलब 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, यानी ये जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा। समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की जो हमें अच्छे से पता है। मेन तो हमें क्या है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए। प्लस का मतलब क्या है कि वो बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उस पर से इलेक्ट्रॉन गए हैं। माइनस का मतलब क्या है? अगर मैं यूं बोलूं कि Q इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर Q इक्वल्स टू पॉजिटिव बताऊं तो इसका मतलब क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना? ये चीज क्लियर हुई? तो ये क्वांटाइजेशन होता है जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक। अब यूं बोला जाता है कि चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो हमें, बाकी आगे और हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन अभी आगे जो क्वेश्चन आने हैं, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, वो मेजर पार्ट तो आगे है ना? तो अब यहां से बात करें
कि भाई चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो हमको पूरा अच्छे से पता है कि बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। अब फ्रिक्शन वाले एग्जांपल तो बेटा हम बचपन में करते ही आए हैं। फ्रिक्शन वाले एग्जांपल्स हम बचपन में पढ़ते आए कि सर स्केल को ऐसे रब कर दूं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक बॉडी पे जाएंगे, तो ऐसा क्या होगा कि एक दो न्यूट्रल बॉडी से इनको रब करूंगा तो एक से इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी पे गए तो जिससे गए वो तो पॉजिटिव और जिस पर गए वो नेगेटिव। तो ये डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। कंडक्शन के अंदर, बाय कंडक्शन अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो जो कंडक्शन के अंदर क्या होगा कि एक न्यूट्रल बॉडी को, समझने की बात है देखना, एक न्यूट्रल बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है थ्रू कंडक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी या फिर नेगेटिवली ले आओ, आपकी इच्छा पड़े वो ले आओ। इसको इसके कांटेक्ट में जब लाएंगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक पर आएंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ज बॉडी है ये अपना चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, इक्वली ट्रांसफर नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब चार्ज, मान लेते हैं कि यहां पर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, तो जब मैं इनके कांटेक्ट में लाया इनको, तो इसके ऊपर प्लस क्यू/2 हो जाएगा, इसके ऊपर भी प्लस क्यू/2 हो जाएगा। जब तक ये चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं हो जाए, जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, आगे चल के एक टर्म मैं यूज में लूंगा कि ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अभी आप लोगों को पोटेंशियल का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे करूंगा। तो अभी फिलहाल समझने के लिए सिर्फ इतना कि ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो मेन फंडा जो क्या है कंडक्शन के अंदर बेटा, कंडक्शन के अंदर एक्चुअली दो बॉडीज आपस में टच होती हैं। ठीक है, इसके ही बेसिस पे एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके बेसिस पे नहीं कह सकते लेकिन बोल सकते हैं कि एक और जो तीसरी प्रॉपर्टी है, वैसे तो और भी तरीकों से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, अगली इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लाई जाती है लेकिन वो टच नहीं होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, समझो कैसे। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास आपका मन पड़े तो पॉजिटिव बॉडी ले आओ या फिर नेगेटिव ले आओ। इसके पास अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाया तो क्या होगा कि बेटा जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों इकट्ठा होगा? क्योंकि अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी बोली थी कि लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है। ठीक है, तो ये इधर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इस बॉडी को मैंने यहीं पर रखा, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना, इंडक्शन। अब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज तो यहीं का यहीं रहा और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए और इसको क्या कर दिया, पूरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, ये जो अर्थिंग है इसको हटा देता हूं और बॉडी को अभी भी यहीं रखता हूं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ 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 इधर इकट्ठे रहेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा। अब बेटा मैंने इस बॉडी को रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो देखो ये ऐसे तो नहीं रहेंगे इकट्ठे जैसे यहाँ पर है, ये ऐसे इकट्ठे रहेंगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगी और ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहेंगे। तो ये जो बॉडी है ऐसे ना रह करके इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो बेटा हर तरफ, सारी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो हुआ क्या कि एक न्यूट्रल बॉडी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक चार्ज बॉडी के अंदर। देखो अब इसके अंदर जो मेन बात है, जो मेन समझने वाले दो पॉइंट है, मैं बताता हूं आपको कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है यहां पर वो कितना हुआ है, Q डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q 1 माइनस 1/k। ये चीज ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसमें ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कह सकते हैं। तो मेटल्स के केस में K की वैल्यू जो होती है वो होती है इनफाइनाइट। आप सब लोगों को ये चीज पता है ना। तो देखो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो दो बातें थी वो समझाने वाली क्या थी कि जो नेगेटिव साइन है बेटा ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे, ये ऑपोजिट नेचर का होगा। किससे? इंड्यूसिंग चार्ज से। मतलब कि अगर मैं रॉड पॉजिटिव चार्ज की यहां पर लाऊंगा तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं ये रॉड नेगेटिव चार्ज की लेकर के आऊंगा तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो Q डैश जो इंड्यूस चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हुआ है ये ऑपोजिट नेचर का है इसके। आया इंडक्शन समझ में आया?
ठीक है, तो सर ये जो टर्म है इसमें कुछ रिलेशन है Q डैश और Q के अंदर? तो देखो मैं एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली बात तो मैंने बता दी कि ऑपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा, और दूसरा देखो जैसा कि फॉर्मूला मैंने लिखा था कि Q डैश जो है, Q डैश है वो क्या होगा, माइनस ऑफ Q 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। और मेटल्स के केस में जो जिसमें K क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो मेटल्स के केस में K जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। समझना मेरी बात को, K क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे ही बेटा ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो देखो तुम्हें कुछ चीज दिखेगी यहां पे, माइनस ऑफ Q, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, ये टर्म तो खत्म हो गई, 0। तो यहां से जो Q डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो क्या होगी, वो क्या होगी, माइनस ऑफ Q। यानी भाई एक बात मेरे को क्लियर हो गई कि जो चार्ज इंड्यूस होगा किसी भी बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी उसके पास हम ये चार्ज रॉड लेके आए थे, जितना चार्ज इसके ऊपर है, इससे मैक्सिमम चार्ज जनरेट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चार्ज जनरेट नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है। समझ में आई बात? तो एक कंडीशन मैं लिख सकता हूं कि जो चार्ज इंड्यूस जो होगा Q डैश वो हमेशा हमेशा ये ऐसे होगा कि भाई मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज में लिखना बिल्कुल गलत है कि Q डैश जो होगा वो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो ध्यान में रखने वाली है, समझ में आ गई अच्छे से? पक्का एक दो क्वेश्चन कराऊं छोटे छोटे, जिससे ये चीज, ये कंसेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर हो जाए। चलो देखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन बोला जाता है, बहुत बार बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चलो करते हैं। देखो सवाल मेरा ये है कि भाई एक ये ए स्फीयर है, ये बी स्फीयर है और ये सी स्फीयर है। सवाल को ध्यान से सुनना। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि सर ये क्वेश्चन मेरे को नोट क्यों नहीं करा रहे, ये क्वेश्चन लिख क्यों नहीं रहे? बेटा मैंने बोला ना कि रिवीजन कर रहे हैं हम। अब रिवीजन में तो ऐसे चलेगा फास्ट फास्ट, एक एक डेफिनेशन थोड़ी लिखाई जाएगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 13 बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को चीजें पता है, ठीक है। तो देखो समझो क्वेश्चंस को, अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे, और हमें मेन चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैं इस बी चार्ज को इसके पास लेके आया, ठीक, मैंने इसको पहले आपस में टच कराया, और इसके ऊपर में इनिशियली ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, और ये भी कैसा है, ये न्यूट्रल है, और इसके ऊपर मैं प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं। सर आप बार बार प्लस क्यू लेते हो, यार मेरी मर्जी है, मेरे को अच्छा लगता है प्लस क्यू, आपको अगर माइनस लेना तो आप माइनस ले सकते हो, ठीक है। मैंने इन दोनों को आपस में पहले टच कराया, तो जैसे बेटा मैंने टच कराया तो देखो इंडक्शन में मैंने क्या पढ़ा था कि जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों के ऊपर बराबर बराबर चार्ज ना आ जाए, करें। तो यानी फाइनली मैंने टच कराया और चार्ज ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू हुई, और ये कब तक चलती रही, जब तक कि प्लस क्यू बाई टू नहीं हो जाए, है ना। तो अब सवाल तो सुन लो ढंग से पहले, ये तो चलो मैंने हल्का सा सॉल्व कर दिया एक स्टेप। मैंने क्या बोला कि पहले मैं इसको लेकर के आया, पहले मैंने इससे टच कराया, फिर उसके बाद मैंने इससे टच कराया, फिर मैं बी को दूर ले गया। तो बताओ जरा ए पे और सी पे क्या चार्ज होगा, सवाल मेरा ये है। तो देखो आधा सा सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि जब पहले मैं इनको करूंगा टच तो देखो कितना आएगा, प्लस क्यू बाई टू। अब भाई मैं इसको दूर लेकर के जा रहा हूं तो ए के ऊपर कितना चार्ज रह गया, ए जो बॉडी है उसके ऊपर प्लस क्यू बाई टू रह गया, और बी कितना चार्ज लेके इसके कांटेक्ट में आई, बी जो चार्ज लेकर के आई अब कितना है, प्लस क्यू बाई टू लेकर के आई। अब फिर से चार्ज ट्रांसफर की प्रोसेस चालू हो गई, और कब तक ये प्रोसेस होती रहेगी, जब तक कि दोनों के ऊपर इक्वली चार्ज डिवाइड नहीं हो जाए। डिवाइड का मतलब हाफ इस पे और प्लस क्यू बाई टू का हाफ इस पर। यानी फाइनली मैं क्या कहूंगा कि जब मैं बी को यहां लाया और इससे टच करा के मैं दूर लेकर के चला जाऊंगा तो सी के ऊपर अब जो चार्ज रह गया वो कितना रहा, प्लस क्यू बाय 4, और बी के ऊपर कितना रह गया, प्लस क्यू बाय 4। समझ में आई बात? ये बेटा कूलम्स लॉ के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में जब इसको मैं दूर ले जाऊंगा तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं तुमको फिर से रिकॉल कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन था ये कंडक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें कंडक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर इंडक्शन और कंडक्शन दोनों को लिया हुआ है। देखो एक बॉडी है, ये प्लस क्यू चार्ज की है, ठीक है, इसके पास में ले आया। ये कोई ए बॉडी है, इसको टच कराया गया है बी के साथ,
इसको टच कराया गया है C के साथ। इनिशियली तीनों न्यूट्रल हैं। तो जब मैं इसके पास यहां पर इसको रखूंगा तो बताओ जरा A, B और C के ऊपर क्या चार्ज होंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जैसे ये प्लस चार्ज की बॉडी आएगी तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है तो ये अभी भी नेगेटिव चार्ज कम है, तो इसको नेगेटिव चार्ज और चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज किससे लेगा? ये बी को बोलेगा कि भाई मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे चार्ज को इक्वल करना है ना? तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे कब तक? जब तक मान लेता हूं प्लस क्यू है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लेता रहेगा। अब यार मान लेते हैं कि इसने 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसने इससे 10 को इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा बेटा कि यहां पर भी अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसमें डेफिशिएंसी आ गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी तो ये भी मांगेगा। तो ये किससे मांगेगा? जो इसके साथ में टच है उससे मांगेगा। तो ये बोलेगा भाई मेरे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन और दे, तो ये इससे 10 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी इसका मामला तो सेट है। सेट होने का मतलब कि इसने तो जितने दिए उतने ले लिए, यानी भाई ये तो अभी भी न्यूट्रल ही है, ये तो अभी भी न्यूट्रल ही है। अब यहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रॉन तो गए हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, बेटा याद करो थोड़ी देर पहले तो बोला जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कैसा? पॉजिटिव, जिस पर जाएंगे वो क्या? नेगेटिव। कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी कि सर इस पर भी तो आ रहे हैं, तो बेटा जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी रह गए इसके ऊपर। तो ये वाली जो बॉडी है ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। ये अच्छा एग्जाम्पल क्यों था सर? आपने इसको अच्छा क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये जो इतनी प्रोसेस हो रही है ना, इसके अंदर तो हो रही है कंडक्शन। ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या हो रहा है? कंडक्शन। और ये जो प्रोसेस है ये क्या हो रही है? इंडक्शन। मिला जुला क्वेश्चन था, ठीक है, दोनों प्रोसेस का। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने प्रॉपर्टीज जो मेजर कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो बताई। बेटा सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी डिस्कस करने की नहीं होती है। सबसे मेन जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी? क्वांटाइजेशन, वो मैंने आपको डिस्कस करी। उसके बाद चार्जिंग मेथड्स बता दी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े कूलम्ब्स की तरफ। यहां से मेन चैप्टर शुरू होता है, यहां से मेन चैप्टर शुरू होता है। ये बेसिक चीजें थी हमारे पास। तो देखो मेन चैप्टर मैं बोलूंगा कूलम्ब्स लॉ। देखो यहां पे कूलम्ब्स लॉ क्या बोल के गए बेटा? बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला? अच्छा सबसे पहले तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है आगे बात करेंगे। कूलम्ब्स ने ये बोला कि सर अगर कोई भी दो चार्ज Q और Q वैक्यूम में रखे हैं, अभी फिलहाल मैं वैक्यूम और एयर की बात करता हूं, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस R है, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगी। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस, है ना। अगर लाइक चार्जेस है तो रेपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज होगा तो कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्ब ने ये बोला कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो किसके होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, कुछ इस तरीके से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के, ठीक है, ये बोला। अब बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है और उसको इक्वल टू में कन्वर्ट होना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो इसको क्या बोला गया? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस K की जो वैल्यू होती है, ये तो कूलम्ब ने मोटा मोटा बताया। इस K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वैक्यूम में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये नई टर्म आ गई एप्सिलॉन नॉट, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है मीडियम की, सॉरी वैक्यूम की, और अगर किसी मीडियम में इसको रख दे तो वहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा, तो वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगी मीडियम की। ये किसकी है? वैक्यूम की, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये सबको पता है, कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। बेटा यूनिट एंड डायमेंशन हर कोई निकाल सकता है, ये सब करके टाइम पास थोड़े करना है, ठीक है। और इस K की जो वैल्यू होती है बेटा, K की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹।
वैक्यूम या फिर एयर में, और अगर किसी और मीडियम में जाएंगे तो वो उस मीडियम के एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल मैं के को क्या बोल सकता हूं कि किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी है बेटा, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम पर। क्लियरिटी आई, समझ में आया, परमिटिविटी के बारे में समझ में आई आप लोगों को बातें। चलो एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, और इस एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, करें, इसको मिटा दूं, लॉ समझ में आया अच्छे से। चलो एक काम करते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। यूं बोला कि मैं पहले दो चार्जेस को वैक्यूम में रख देता हूं, समझना मेरे को, ध्यान देना इधर, और दो चार्जेस को मैं कहां रख देता हूं, किसी मीडियम में रख देता हूं। देखते हैं फोर्स क्या लगेगी। तो देखो जो फोर्स लगेगी वैक्यूम के अंदर, मैंने अभी अभी बोला क्या होगा, के। अब के ना लिख के सर पूरा वो वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सर अब ये वैक्यूम में तो आपने रख दिया, मीडियम में भी रखो, और फोर्स बताओ कितनी आएगी। तो जो फोर्स आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी तो वैल्यू स्टैंडर्ड है जो हमें ध्यान होनी ही चाहिए, इसकी वो क्वेश्चन में देगा हमको। क्लियर है, चीज आई समझ में। अब बेटा यूं कर दिया जाए कि सर एक काम करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, FV अपॉन FM ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा बार बार कह रहा हूं जो ये लेक्चर है ये 12th पास आउट्स के लिए है, तो वही बच्चे देखें जो 12वीं कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, ये एक तरीके का क्रैश कोर्स है जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाएंगी। जो कट रहा है उसको काट दो, ये पूरी टर्म कट रही है, काट दो, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहां से मुझे जो चीज देखने को मिली वो क्या मिला, FV अपॉन FM इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट और ये 1/एप्सिलॉन, इसको थोड़ा ढंग से लिख लें तो कैसा लिखा जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां से मुझे पता चला कि सर इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, किसके रिस्पेक्ट में भाई, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो यहां से एक जो रिजल्ट मेरे सामने आया निकल के, मैं इस चीज को मिटा देता हूं यहां से, देखो जो रिजल्ट जो बेटा आया यहां से निकल के वो क्या आया कि सर जो FV अपॉन FM को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, और कई बार इसको K से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जा सकता है। अब देखो ये कर क्या रही है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, ये कर क्या रही है, ये बेटा ये कर रही है कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, समझना मेरी बात को, मान लो Q1 और Q2 ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो निकल के आ रहा है बेटा, मान लो वैक्यूम में फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन आ रहा है। अब मैं इसको, इसी सेटअप को किसी ऐसे मीडियम में लेकर के जाऊं, अब मैं इसी सेटअप को किसी ऐसे मीडियम में बेटा लेकर के जाऊं जिसका एप्सिलॉन आर, मैंने बार बार बोला बेटा रिलेटिव परमिटिविटी वो क्वेश्चन में देगा जिस भी मीडियम की बात करेगा, है ना। मैं किसी ऐसे मीडियम में लेके जाऊं जिसका एप्सिलॉन आर 2 फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये चीज ली गई है ताकि मैं आपको बता पाऊं एप्सिलॉन आर का सिग्निफिकेंस है क्या, ठीक है। तो यहां से मैंने मान लिया कि Q1 Q2 के बीच में जो मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो यार, ये समझाने के लिए कि जो वैक्यूम में जो फोर्स निकल के आई वो कितने आई, 100 न्यूटन। तो बेटा इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है, अगर मैं रखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि जो मीडियम में फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, FV अपॉन एप्सिलॉन आर। समझने वाली बात है ये। तो जैसे ही मैं मीडियम में फोर्स देखूंगा तो मीडियम में फोर्स देखना कितनी आई, 100/2 यानी कितनी आ गई है, 50 न्यूटन। यानी भाई मुझे समझने की जो बात थी वो क्या थी कि अगर मैं इन चार्जेस को किसी मीडियम में लेके जाऊंगा तो उसकी जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो कर क्या रही है, वो फोर्स को कम कर रही है, फोर्स को बढ़ा नहीं रही है, क्या कर रही है, फोर्स को कम कर रही है। समझ में आई बात। अब वो मीडियम की एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है कितना कम करे। मैंने इसकी वैल्यू 2 ले ली,
मैं इसकी वैल्यू 3 भी ले सकता हूं, 4 भी ले सकता हूं, है ना। कोई ऐसा मीडियम जिसकी ER की वैल्यू क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उस मीडियम में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। आया समझ में, क्लैरिटी आई। बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। चलो छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यूं ही टाइम पास के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हो, लो ऐसे ही ले लो कोई क्वेश्चन एक यूं ही। यूं बोल दिया जाए कि Q1 और दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, QQ ले लेते हैं, और इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो F है, तो बताओ अब फोर्स क्या होगी, F डैश अब क्या होगी यदि इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, यदि इनके बीच का डिस्टेंस 2R कर दिया जाए और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए। तो बताओ जरा कितना होगा फोर्स। कोई बड़ी बात नहीं यार, बड़ा सिंपल सा है, इनके बीच में F कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन R², ये लिखा जाएगा। यहां पर भी अगर मैं बोलूंगा तो जो F डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K 2Q इंटू 2Q अपॉन का 2R का स्क्वायर। तो बेटा यहां से जो F डैश मेरे को निकल के आएगा वो कितना आएगा, K 4Q² अपॉन 4R², 4 से 4 कैंसिल, और जो F डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई, KQ² अपॉन R², और ये देखी लग रही है चीज, ये रही। तो यानी फोर्स जो नहीं आएगी F डैश वो किसके इक्वल आएगी, F के इक्वल आएगी। बस यूं ही समझाने के लिए ऐसे ले लिया क्वेश्चन एक ही आया, ताकि कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, अच्छा सा लगे, हाँ है ना। तो कूलम्स वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर मैं पढ़ना चाहूँ, इसको देखना चाहूँ कूलम्स वेक्टर फॉर्म कैसे है, तो देखो देख लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये जो दो पॉइंट है A और ये B, ये दो पॉइंट है, A पर चार्ज रखा हुआ है Q1, B पर चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो A का डिस्टेंस है OA अगर मैं बोलूं तो ये बेटा R1 इसको रिप्रेजेंट करूं, और ऐसे ही अगर OB को मैं बोलूं तो जो OB होगा ये क्या है, R2 वेक्टर है, ठीक है। अब अगर यहां से देखा जाए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, इसको एक बार के लिए मैं R वेक्टर से ऐसे लिख देता हूं। अब देखो, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स ऑन वन, देखो लिखने का तरीका देखो, अब क्योंकि सेम नेचर के हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ही लगेगा। तो मैं यूं बोलूंगा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी दो की वजह से एक पर जो फोर्स लगेगा उसको कैसे लिखा जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म, है ना। ऐसे ही बेटा अगर मैं यूं बोलूंगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जो लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ये बात आई समझ में। अब देखो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गए OA और OB के R1 और R2। तो अब क्योंकि मैं यूं बोलना चाहूंगा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी दो से चले एक की तरफ, ये मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा, F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। मैग्नीट्यूड में तो कोई इशू नहीं है, बात किस में है, डायरेक्शन में। तो देखो डायरेक्शन में अगर बात की जाएगी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी हम दो से चले वन की तरफ, तो इसको कैसे लिखेंगे, R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ये। और अगर मैं यूं बोलूं कि F21 अगर मेरे को लिखना है, यानी मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी मैं वन से चला टू की तरफ, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, R12 से, यानी वन से चला टू की तरफ, और ये R कैप। ये क्लियरिटी आई। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का बेटा सेम है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज तो F12 इक्वल्स टू F21 है, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन की बात की जाए, देखो R21 तो इस तरफ लग रहा है और R12 इस तरफ लग रहा है, और दोनों ही दोनों यूनिट वेक्टर हैं जो फोर्सेस की डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है बेटा कि जो R21 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है R12 के। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये जो चीज है ये तो हो गया कूलम का वेक्टर फॉर्म। और अगर इसको लिखने का तरीका देखा जाए कि ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूं तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है 12 को
F12 वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, F12 का मतलब R21 का कैप, ये हो गया। यानी ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। ऐसे ही सिमिलरली अगर मेरे को F21 वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन जो लिखी जाएगी R12 का कैप, ये हो गया। अब क्योंकि यहां पर देखो मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि R12, ये R12 की डायरेक्शन ये है, R21 की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। इसलिए मैं यहां पर बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैं इस चीज को इसलिए लिख सकता हूं ऐसे कि F12 जो होगा वो माइनस ऑफ F21 के इक्वल होगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि जो R12 है उसकी डायरेक्शन R21 से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। क्लियर, समझ में आया? वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ ली। अब एक प्रिंसिपल होता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर ताकि हमारे को जो कूलम्ब्स लॉ है, सुपरपोजिशन है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। भैया फिजिक्स तो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगी, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स को मजबूत रखेंगे क्लियर हो जाएगी। तो ये हल्की सी थ्योरी है। एक और है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो क्या बोलता है कि सपोज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में या फिर किसी सिस्टम में n चार्जेस रखे हुए हैं, मान लो n चार्जेस रखे हुए हैं, ये ओरिजिन के ऊपर टेस्ट चार्ज या फिर यहां से इसको O मान लो, ओरिजिन है। यहां पर मैं बोलूंगा कोई टेस्ट चार्ज है Q0, यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, यहां पर कोई चार्ज बेटा रखा हुआ है Q2, ऐसे ही बोलूंगा सो ऑन अप टू कोई चार्ज रखे हैं Qn। अब बेटा देखो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ इस तरीके से लगाएगा, यानी फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। सिमिलरली जो 2 है ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा रहा हूं, समझो इस चीज को। तो क्या बोलेंगे F वेक्टर 0 2, बेटा इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 2। ऐसे ही जो थर्ड होगा वो कुछ ऐसे लगाया, तो ये जो n लगा रहा होगा ये कैसे लगा रहा होगा? F ऑन 0 ड्यू टू n चार्ज, वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो कोई मुझे यूं बोले कि सर इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो कैसे लिखा जाएगा? तो जो नेट चार्ज F नेट किसके ऊपर? इस टेस्ट चार्ज पे, वो कितना होगा? F ऑफ 01 वेक्टर सम होगा बेटा सबका, F ऑफ 02 प्लस F ऑफ 03 प्लस सोन अप टू प्लस F ऑफ 0n। तो ये जो नेट फोर्स लग रही है बेटा किसके ऊपर? इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो वेक्टर सम होगी। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? वो बात ये है कि भाई ये जो चार्ज है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लो F01 का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसको बोल दो 200 न्यूटन। तो ये जो 100 न्यूटन है इसके ऊपर इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 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 कैसा रहेगा? 100 न्यूटन ही रहेगा, चाहे इसके आसपास 1000 चार्ज रखे हों। समझ में आई बात? तो एक दूसरे वाले जो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे की फोर्स को अफेक्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। ठीक है, क्लियरिटी आई? चलो, यानी थ्योरी के नाम पे हमने क्या क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, टाइप्स ऑफ चार्ज उसमें कवर कर लिए थे, चार्जिंग कैसे कैसे हो सकती है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, 2 न्यूमेरिकल करे, समझ में आए। फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद एक हल्का सा छोटा सा टाइम पास हमने सवाल किया, समझ में आया। वेक्टर फॉर्म पढ़ी, वो भी समझ में आया, और जो सुपरपोजिशन पढ़ा ये भी हमको क्लियर हो गया। अब ये जो सारी चीजें हमको क्लियर हो गई, तो अब बेटा बढ़ते हैं धीरे धीरे सवालों की तरफ। धीरे धीरे अलग अलग वेराइटीज के सवाल लेते हैं। पहले इनिशियली छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। लो बिल्कुल जो मैंने बोला था ना वहां पर कि इसी क्वेश्चन को मैं वहां पर भी डिस्कस करूंगा, तो सिंपल सा एक छोटा सा सवाल इससे शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। देखो पहला सवाल ये है मेरा बेटा, पहला सवाल ये है कि वही वाला ले लो, इनिशियली न्यूट्रली बी और सी 2 चार्जेस थे, मतलब 2 स्मॉल पॉइंट चार्जेस मान लो, कुछ भी मान लो, एक स्फीयर है, न्यूट्रल है ये इनिशियली। एक बी है, इसके ऊपर चार्ज मान लो प्लस क्यू, वही मान लो प्लस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इसको ए के साथ टच कराया,
ये बी है, इसको ए ले लो, है ना। पहले मैंने इसके साथ टच कराया, फिर मैंने इसके साथ टच कराया, फिर इससे टच कराने के बाद मैं इसको लेके चला गया। समझना मेरी बात को। इनिशियली मैंने क्या किया, इसको, ये दोनों न्यूट्रल है, ये चार्ज है, मैंने इसको इसके साथ टच कराया, फिर इसके साथ टच कराया, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो फाइनली जब मैं इस बी को सी से टच करा के दूर चला जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ ए सी जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, या फिर एफ ए सी भी ना लिख के मैं यूं बोल सकता हूं कि भाई ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में जो एफ होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सवाल आया समझ में। बी कोई चार्ज स्फेयर है, इसको मैंने ए से टच कराया, फिर बी से कराया, फिर मैं इसको दूर ले गया, तो ए और सी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर जो होगी वो कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन जो भी आएगा वो अपन देखेंगे। अभी करें इसको सॉल्व। तो देखो भाई, अभी अभी मैं पहले डिस्कस करा के आया हूं, प्लस क्यू है तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, प्लस क्यू बाई टू। फिर इस क्यू बाई टू के साथ इसको यहां पर लेके आएंगे तो कितना होगा इस पे चार्ज, भूल जाते हो बेटा, ये प्लस क्यू बाई टू होगा कि नहीं होगा, ए और बी के ऊपर। अब बी को मैं सी के साथ टच कराऊंगा तो सी के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ये प्लस क्यू बाई टू था तो ये आधा हो जाएगा, प्लस क्यू बाई फोर हो जाएगा, यानी बी तो कितना चार्ज लेकर के गायब हो गया, प्लस क्यू बाई फोर, और सी के ऊपर कितना रह गया, प्लस क्यू बाई फोर। ठीक है, अब देखो सिंपल फॉर्मूला लगाना है भाई, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ये बात समझ में आ गई तो अप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों के हिस्से रहेगी, मेरा काम है कंसेप्ट बताना, चीजों को सॉल्व करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम लोग, कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए ना। तो देखो जो फोर्स हो गया, फाइनली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बेटा कितना होगा, के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई फोर अपॉन आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये जो एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया, अच्छे समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, क्लियरिटी लाएं। चल इसको मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखो समझो जरा इस चीज को। लो ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ना, सबके बीच में कितना डिस्टेंस ले लूं, 10 सेंटीमीटर का ले लेता हूं, इक्वली 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। यहां पर जो चार्ज रखता हूं इस पे लिख लेते हैं प्लस क्यू प्लस 2q ले लेते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है, मुझे तो कंसेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो यूं बोल देते हैं कि भाई जो पॉइंट ए पर, ए बी और सी, जो ए पर चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा इन दो की वजह से। करें सर, इसको भी स्टैंडर्ड ही ले लो 10 सेंटीमीटर। जब आपने ये सब स्टैंडर्ड ले लिए तो इसको भी आर मान लो। चल आर मान लेते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन करें। क्वेश्चन समझ में आया भाई, ए के ऊपर प्लस क्यू रखा हुआ है, बी के ऊपर भी प्लस क्यू रखा हुआ है और सी के ऊपर प्लस 2q रखा हुआ है, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, करें। तो देखो जरा करते हैं भाई, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो सी की वजह से जो इसके ऊपर लग रही होगी फोर्स वो कितनी लग रही होगी, FAC इस डायरेक्शन में। सिमिलरली बेटा जो ये वाला पार्टिकल है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, FAB, उसका ये हो गया। भाई ये एंगल मेरा 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60-60-60। आया समझ में, नहीं आया, दिख रहा है ना 60। तो थीटा भी मेरे को पता चल गया भाई कितना है, 60 डिग्री। अब क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा, और रिजल्टेंट के लिए वेक्टर हमने पढ़ के आए हैं। क्या जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। cos 60 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, रखना है यहाँ पर a और b। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो देखो बेटा FAC का मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाएगा तो क्या निकाला जाएगा, k q इंटू 2q अपॉन का R स्क्वायर कह सकता हूं। ऐसे ही
ऐसे ही एफ ए बी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो वेक्टर छोड़ो, ए बी अगर मेरे को निकालना पड़ेगा तो क्या बोलूंगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन का आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहां से बेटा जो मैग्नीट्यूड आया इसका, ये कितना आया, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर। यानी a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। अब तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी और आंसर लाना है, तो नेट फोर्स आ जाएगी। तो जो नेट फोर्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, फिर बाद में आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको। देखो एफ नेट अगर मेरे को लिखना पड़ेगा तो बेटा जो एफ नेट में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, समझना, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, यानी इंटू का 2k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर cos 60। बस बेटा यहां तक मैंने आपको बता दिया, इसके आगे आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराने हैं। समझ में आई बात, ये चीज क्लियर हुई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे को तो हम रिमूव कर देते हैं, नोट कर लो। जो क्वेश्चन लेंगे हम वो ले रहे हैं कुछ सर्कुलर बेसिस पे। देखो जरा इधर, मैंने जो क्वेश्चन लिया अभी वो ये लिया है कि भाई एक कोई चार्ज Q1 है जो फिक्स है, यहाँ पर ये कोई चार्ज ले लिया माइनस Q1, इसको कर दिया मैंने फिक्स, ये बेटा यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। किसी डिस्टेंस r पर एक और चार्ज है प्लस Q2, एक और चार्ज है प्लस Q2 जो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन करें। देखो भाई यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं कि जो एफ ई होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के। एफ सी के मान लो इसका मास कुछ m है, तो इस कंडीशन में हमको क्या पता है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है कि नहीं होता है। और यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं बेटा, तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा वो कितना आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो अगर इसका टाइम पीरियड मुझे निकालना है तो यहां से मेरे को क्या पता है, ये ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू 2 बाय टी का होल स्क्वायर इंटू का r, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे तो t निकालना है, तो t निकालने के लिए क्या होगा बेटा, ये m 4 पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे कैसे ही। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, मेरे को t का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर को अलग कर लो, ये आ जाएगा m 4 पाई स्क्वायर इंटू उधर जाएगा तो ये r क्यूब अपॉन में k q1 q2। तो इसका रूट ले लेंगे, तो इसका अगर मैं रूट ले लूंगा, इसको मिटा दूं तो इसका मैं रूट ले लूंगा, तो ये मेरे को टाइम पीरियड आ गया। सिंपल है ना। चलो इसी चीज के अंदर, यानी कूलम्स लॉ को मैंने सर्कुलर के साथ भी रिलेट कर दिया। अब कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, फ्रिक्शन की तरफ लेके चलते, मैकेनिक्स डालते इसके अंदर थोड़ी सी। तो देखो जरा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसमें कि मैं यूं कह दूं कि भाई इनिशियली देखो ये कोई चार्ज Q1 है, इसका मास m ले लो, किसी सरफेस पे एक और चार्ज Q2 है, इसका भी मास m ले लो, ठीक है, दोनों का मास mm है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो इस सरफेस का म्यू कितना हो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें, ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए भी मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां पर जो इसको रोक के रखेगी, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, दूर भेजेगा ये। अगर मैं इसको फिक्स कंसीडर कर लूं कि ये तो फिक्स है, तो बेटा ये भागेगा, अगर ये फिक्स है तो ये भागेगा रिलीज करते ही, ठीक है। अगर सरफेस होती स्मूथ तब, ठीक है, लेकिन अब स्मूथ नहीं है, तो सवाल मेरा यही है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो कि ये एज इट इज ऐसे कैसे रहे। तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या बोलूंगा,
देखो कि भाई मेरे को जो फिजिक्स जो जितनी लगानी आती है वो क्या लगाएंगे कि सर इस वाले केस में जो एफ ई होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स के। और एफ क्या होता है, म्यू एम जी, और यहां क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी सर जो म्यू की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम जी, कुछ ये म्यू की वैल्यू होनी चाहिए। अब बेटा ये मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करा रहा हूं, मैं चाहूं तो इनके अंदर डेटा ले लूं, डेटा रख दूं तो ठीक है। तो मुझे तो चीज समझ में आनी चाहिए कि कूलम्स के ऊपर किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको 3-4 सवाल और कराए, मैं आपको 4-5 और सवाल कराता हूं। इसी सवाल को देखो थोड़ा सा हटके अगर वो बनाना चाहे तो वो इस सवाल के अंदर और क्या चीज एडिट कर सकता है, वो ये कह सकता है कि सर अब मैं सरफेस ले लेता हूं स्मूथ, है ना, मैं सरफेस ले लेता हूं स्मूथ। और देखो जरा यहां पर मैं फिर से वही चीज कि इसका मास m है, ये Q1 है और ये फिक्स है। लो कुछ इस तरीके का कर दिया, ये कैसा है, फिक्स्ड है, किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है। और इनिशियली इसका डिस्टेंस कितना है, R1 है, और ये एक और ब्लॉक है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, जैसे ही मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो जाहिर सी बात है ये उस तरफ भागेगा। तो मुझे आप ये बताओ कि मान लो कि ये डिस्टेंस R2 पर पहुंच गया, तब ये जो ब्लॉक है ये डिस्टेंस R2 पर पहुंच गया, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। सवाल आया अच्छे समझ में कि भाई ये तो फिक्स है, इसको यहां से मैंने रिलीज किया, तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ये क्या होगा, भागेगा। और इनिशियली ये कितने डिस्टेंस पे था, R1 पे है, और ये भागेगा। तो मैं यूं बोलना चाहता हूं कि सर R2 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये इससे सवाल है, इसको मैं बिल्कुल ये ऐसे मान सकता हूं कि चलो मान लेता हूं कि भाई किसी एक सर्टेन डिस्टेंस x पर, जब ये x पर था Q2, तब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर कह सकता हूं। यानी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो नेट फोर्स है F, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ma। तो जब मैं बेटा इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं तो देखो अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो ma होगा, इसका मास m था, ma जो होगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से a जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, के Q1 Q2 अपॉन एम एक्स स्क्वायर। ये चीज लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। एक और छोटी सी चीज देखो जरा यहाँ पे, एक और छोटी सी चीज देखो इधर, ये जो a है बेटा, मैं इस a को ऐसे लिख सकता हूं, a क्या होता है, dv बाई dt होता है। देखो छोटी छोटी चीजें, dv बाई dt होता है, मैं इसको dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, dv, और इसको इधर ले आऊं dx, और इसको इनटू dx अपॉन dt कर दूं, तो ये जो टर्म बन गई ये क्या बन गई, ये वापस से वेलोसिटी बन गई, बनी कि नहीं बनी। और a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, कुछ ये। इस चीज को अगर मैं यहां पर रख देता हूं, क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि x और v की टर्म्स में मेरे को लेके आना है, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, v dv बाय dx इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एम एक्स स्क्वायर। अब मुझे कुछ चीजें नजर आ रही है यहाँ पे कि सर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो v dv इधर कर लेता हूं, के Q1 Q2 अपॉन एम एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं सर ऐसे कर सकता हूं तो देखो मेरे को एक और चीज यहां पर नजर आ रही है, जो चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है कि सर देखो इसको ही इंटीग्रेट कर देता हूं मैं कुछ इस तरह से। इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, और अगर मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी तो बेटा लिमिट कहां से कहां लगेगी, सर एक बार दिखा दो जरा कैसे लगाऊंगा मैं। ये देखो इनिशियली बेटा जब ये यहां पर था R1 पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। जैसे ही ये R2 पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो जो मेरी लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, R1 से R2, यानी R1 पे जो वेलोसिटी होगी वो तो कितनी है, लिमिट क्या लगी यहाँ पे, R1 से R2, और R1 पर वेलोसिटी कितनी है, 0, और यहां पर कितनी है, v। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, के Q1 Q2 अपॉन m, और अंदर कितना हो जाएगा,
dx अपॉन का x स्क्वायर r1 से r2। अब यहां से बड़ा इजीली v कैलकुलेट हो सकता है। आया समझ में? अब तो कैलकुलेशन कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, जब मेरे को ये चीज समझ में आ गई बेटा, तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई अपन ऐसा कर लें, कुछ मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट करके कर लें क्वेश्चन को। ये सारे समझ में आए? देखो, सबसे पहले मैंने तुमको बिल्कुल सिंपल सा किया कि ब्लॉक को आपस में एक दूसरे से टच कराया, बाद में मैंने सिंपल टाइम पास का सवाल कराया। तुमको वो समझ में आ गया था? आया था कि नहीं आया था? फिर मैंने एक ट्रायंगल लेकर के आप लोगों को कराया समझाने के लिए कि भाई वेक्टर फॉर्म अपन लगाना चाहे, यानी वेक्टर के टर्म्स में लगाना चाहे, सुपरपोजिशन के टर्म्स में लगाना चाहे, तो जो नेट फोर्स एक पार्टिकल पे लगी वो कितनी लगी, वो क्लियर सवाल हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। फिर उसके बाद मैंने आपको लेकर के आया था वो सवाल कराने के बाद कि मैं इसको एक बार रिवॉल्व करा दूं, तो टाइम पीरियड निकलवा लिया कि नहीं निकलवा लिया। फिर मैंने फ्रिक्शन आपको बता दिया कि भाई दोनों को अगर सरफेस दोनों स्टेशनरी रहे, ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो उसके लिए म्यू की कंडीशन क्या होगी वो समझ में आ गई। अब मैंने यूं बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, स्मूथ सरफेस ले ली, अब क्या होगा कि इसको फिक्स कर दिया, इसको चला दिया, तो किसी एक सर्टेन डिस्टेंस में मैंने वेलोसिटी पूछ ली, तो वो कंसेप्ट मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, कूलम्स लॉ को नए कंसेप्ट के साथ मैं वापस से ऐड करता हूं चीजों को समझने के लिए। देखो जरा यहाँ पे अगला सवाल जो है ये बेटा, कि मान लो कि कोई एक चार्ज Q है, इसको मैंने कुछ डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो बॉडीज के ऊपर, A और B के ऊपर इसको डिवाइड किया Q, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा बेटा? Q माइनस Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। तो सवाल ये है इस Q की वैल्यू क्या हो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो कैसा हो? मैक्सिमम। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो कैसा हो बेटा? मैक्सिमम। आया समझ में? क्लैरिटी आई कि नहीं आई? नहीं आई? भाई एक Q चार्ज था, इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करके कुछ Q इसके ऊपर दिया, एक Q माइनस Q बचा हुआ जो चार्ज है वो इसके ऊपर। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि इक्वली डिवाइड कर रहा हूं या 1/4 इधर आ गया या उधर चला गया, मैंने सिंपल बोला कि कुछ पार्ट यहां पर आया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहां रह गया। तो इस Q की वैल्यू क्या हो कि इन दोनों के बीच में क्या हो? फोर्स मेरी मैक्सिमम हो। करें? तो देखो भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए एफ मैक्स के लिए मुझे क्या पता है कि सिंपली मैं पहले तो एक काम करता हूं कि मैं क्या करूं, सिंपली फोर्स लिख लेता हूं। तो बेटा जो फोर्स की वैल्यू आएगी एफ, वो क्या आएगा? के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कह सकते हैं? कह सकते कि नहीं कह सकते? थोड़ा और ढंग से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू, आगे स्कोर करें तो क्या बोलेंगे? माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर। अब एफ मैक्सिमम हो इसके लिए क्या कंडीशन हो कि भाई जो df बाई dq है उसकी वैल्यू हो 0। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना हम लोगों ने कि भाई अगर मेरे को किसी पॉइंट, अच्छा ये बिल्कुल कैसे कर सकते हैं भाई, इससे मेरे को q की वैल्यू आ जाएगी कि q की वैल्यू क्या हो जिस पर मेरा f मैक्सिमम हो, तो उसके लिए क्या बोलूंगा? df बाई dq इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, q की वैल्यू आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं भाई। यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो जरा, df बाई dq का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? यहां से ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारा k बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा? सिंपली q माइनस 2q रह जाएगा। ठीक है, अब इसको मेरे को 0 के इक्वल कर देना है। 0 के इक्वल करूंगा तो q माइनस 2q। तो बेटा यहां से जो q की वैल्यू आई, जो यहां से q की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? q की वैल्यू आ गई q इक्वल्स टू q बाय 2। यानी भाई मुझे ये पता चला कि अगर q की वैल्यू q बाई 2 होगी तो उस कंडीशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि जो दोनों बॉडीज थी उनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स क्या होगी? वो फोर्स मैक्सिमम होगी। वो फोर्स क्या होगी बेटा? वो फोर्स मैक्सिमम होगी। ये सवाल आ गया समझ में? थोड़ा और आगे चलें, कुछ अच्छा क्वेश्चन ले, रिलेट करें अलग कंसेप्ट के साथ। आया समझ में? ठीक है भाई, चलो पूरे को इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नया कंसेप्ट फ्लूइड के अंदर ले चलते हैं। इस चीज को, इसी चीज को फ्लूइड के अंदर ले चलते हैं कि सर ये कूलम्स लो। बेटा मैं कूलम्स के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, इतने सवाल करा क्यों रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब हम पढ़ेंगे तो लगभग कुछ क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो मुझे वहां क्वेश्चन ज्यादा कराने नहीं पड़ेंगे। मैं आपको डिटेल में इसलिए यहां पर बता रहा हूं, हर जो वैरायटी जो जुड़ सकती है मैक्सिमम वो मैं जोड़ के आपको सवाल करा रहा हूं। तो देखो जरा एक और क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड बना देते सवाल को। वैक्यूम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये ले लो।
इसकी कुछ भी डेंसिटी ले लो रो, है ना, ये मटेरियल है उसके डेंसिटी ले लो रो, कर लेते हैं कंसिडर, और इस पर भी चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज प्लस क्यू है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और जो डिस्टेंस है वो बेटा कितना है r। ठीक है, अब बेटा इस पूरे के पूरे सेटअप को मैं किसी ऐसे फ्लूइड में ले जाता हूं, किसी फ्लूइड में ले जाता हूं, ठीक है, और एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज, ऐसे उठा करके सीधा एक फ्लूइड के अंदर लेके चला गया और एंगल पे कोई फर्क नहीं आया। ठीक, लो इस पूरे को मैं किसी मीडियम में लेके गया, मीडियम बोल देता हूं, मीडियम ज्यादा बेटर रहेगा। अभी भी ये सब डिस्टेंस भी, अभी भी इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू ही है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है अभी भी r ही है, और जो एंगल भी है वो कितना है 60 डिग्री है। इनको थ्रेड से मैंने ऐसे लटकाया हुआ है। ठीक है, तो आपको मुझे इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। करो, चलो सारे के सारे ट्राई करो, फिर मुझे तो बताना ही है। चलो मैं बताऊं, करूं, देखो जरा भाई, इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं बीच से ना, ये तो बेटा ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, करें, अब दोनों सेम नेचर के हैं तो देखो जरा यहां पे इसी चीज को मैं कह सकता हूं, डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं, ये 30 डिग्री है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा Fe मान लेते हैं। नीचे बेटा फोर्स लग रहा है mg, इनका कुछ मास होगा m, इनका कुछ मास होगा m, तो क्या मैं कह सकता हूं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है भाई, ऊपर थ्रेड के अंदर टेंशन आ रहा होगा तो इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट होंगे कुछ इस तरह से, भाई ये 30 है तो बेटा ये भी कितना होगा 30, तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया ये क्या होगा t cos 30, और जो इधर वाला होगा ये भी कितना होगा t sin 30। ध्यान से देखना बेटा ये समझने वाली बात है। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा ये जो t sin 30 है ये किसके इक्वल है बेटा Fe के। सिमिलरली जो t cos 30 है वो किसके इक्वल हो जाएगा mg के। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा tan 30 इक्वल्स टू Fe अपॉन का mg। ये जो सारी कहानी है बेटा ये किस में है, ये वैक्यूम में, एयर में। अब बात करते हैं मीडियम की, अब बात करते हैं मीडियम की। वैक्यूम के अंदर तो मैंने लिख लिया बेटा, मीडियम के अंदर जब मैं लेके जाऊंगा तो मुझको क्या पता है, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि फोर्स रिड्यूस हो जाता है, तो जो Fe होगा मीडियम में जाएंगे तो Fm अगर लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा Fe अपॉन का एप्सिलॉन r। भी बताया था ना यार कि F, ये अरे भूल जाते हो बेटा, Fv अपॉन Fm जो मैंने निकाला था एप्सिलॉन r के इक्वल नहीं निकाला था क्या, तो यहां से अगर मेरे को Fm लिखना पड़ेगा तो Fv अपॉन का एप्सिलॉन r, याद करो 100/250 आ रहा है ना। ठीक, अब जब मुद्दा आता है कि सर ये G इफेक्टिव mg, तो देखो थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट लगाते हैं। भाई सबको पता है अगर हम भी पानी में जाते हैं हमारा जो वजन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि एपरेंट वेट आता है, अपथ्रस्ट लगाता है पानी, कुछ लगाता है कि नहीं लगाता है, तो mg इफेक्टिव जो लिखना होगा हमें वो मुद्दा है। अब mg इफेक्टिव अगर मैं देखूंगा तो वो कितना होगा, ये एपरेंट वेट अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वो कितना आएगा बेटा mg माइनस f अपथ्रस्ट कह सकता हूं। तो इसी कंडीशन में बेटा मास क्या होता है m इक्वल्स टू रो वी होता है वॉल्यूम, तो इस चीज को लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा रो वी जी माइनस अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, वो मीडियम लगा रहा है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी उसको सिग्मा वीजी लिख लूं। ठीक है, वीजी को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो जो वीजी कॉमन आ गया बाहर क्या रो माइनस सिग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखो, रो माइनस सिग्मा ये चीज हो गई। ऐसे ही बेटा रो को कॉमन ले लेता हूं, रो वी जी, ये जो कंडीशन बनी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, और ये वापस से क्या हो गया एम जी,
तो बेटा जो एम जी इफेक्टिव आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस सिग्मा बाय रो। चाहो तो एम से एम को काट दो, जी इफेक्टिव लिख लो। तो बेटा जो जी इफेक्टिव निकल के आया वो कितना आया जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसी सेटअप को एज इट इज वहां पर लेकर के जाऊंगा किसी मीडियम में, तो फिर से मेरे जो कंपोनेंट्स होंगे इसके वो क्या होंगे, कुछ इसी तरीके के होंगे। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, उधर एफ एम लग रहा होगा एफ ई की जगह पे, और नीचे एम जी लग रहा होगा। तो क्या वापस से मैं देखूंगा तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एम, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी इफेक्टिव। ऐसा ही तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको चीजें समझ में आएगी। टी साइन 30, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, सवाल में बोला था, इक्वल्स टू एफ एम, टी कॉस 30 इक्वल्स टू एम जी इफेक्टिव। डिवाइड करूंगा तो वापिस से tan 30 इक्वल्स टू एफ एम अपॉन का एम जी इफेक्टिव। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से दो, देखो इसको। अब ये चीज अगर लिख दी बेटा तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन, यहां देखो सेकंड इक्वेशन tan 30 इक्वल्स टू ये, यहां देखो ये फर्स्ट इक्वेशन tan 30 इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर करने पर जो चीज मेरे को निकल के आई बेटा यहां पर सामने, वो क्या आई देखो जरा। इस tan 30 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एफ ई अपॉन एम जी इक्वल्स टू एफ एम को देखो, थोड़ी देर पहले एफ एम को मैंने क्या लिखा था, देखते रहो, अच्छा सवाल है, देखते रहो। एफ एम इक्वल्स टू एफ ई अपॉन ई आर लिखा जा सकता है ये। तो यहां से जब ये चीज लिखी जा सकती है तो मैं एफ एम की जगह पे क्या लिख दूं, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, और एम जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी, एम जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा और रो क्या है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, और रो क्या है, वो जो दो बोल्स लटक रही थी उनमें से वो मेटल की डेंसिटी, मटेरियल की है ना। ये एम जी कैंसिल, एफ ई कैंसिल। तो बेटा जो ई आर की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा बाय रो। थोड़ा और तमीज से लिखें इसको तो क्या बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। बेटा ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जो हमारे काम का है और जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएगा तो हम बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में नहीं उलझेंगे, सीधा अप्लाई करना है। देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी आई है मीडियम की, ये ना तो एंगल पे डिपेंड कर रही है, ना टेंशन पे डिपेंड कर रही है, ना मास पे डिपेंड कर रही है, ये तो सिंपली डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो वहां पर अगर वो कुछ भी वैल्यू दे, रो की वैल्यू 1.6 दे दे, इसकी वैल्यू 0.6 दे दे, तो सिंपली मैं सॉल्व करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बेटा फटाफट इस चीज को नोट डाउन कर लो, समझो और फिर मुझे बताओ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, किया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ले ले अच्छा सा, चलो एक और क्वेश्चन ले देते हैं, HCV का क्वेश्चन लेते हैं एक, ऐसा ही लेंथी कि थोड़ा, चलो इजी सा ले लेते हैं, सुपर पोजिशन के ऊपर ले लेते हैं फिर से एक क्वेश्चन। चलो देखो ओरिजिन है, यहाँ पर 1 कूलम रखा हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक और कोई चार्ज ले लिया 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, फिर यहीं ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक और चार्ज लिया 8 × 10⁻⁻6 कूलम। फिर आगे 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक और चार्ज लिया 27 × 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली ऐसे मैंने 10 चार्ज लिए और जो लास्ट वाला चार्ज है 1000 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है यहां से 10 सेंटीमीटर। तो आपको मुझे इस वाले चार्ज के ऊपर बाकी सब की वजह से एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, कितनी आएगी। ये सुपर पोजिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बेटा इसको सॉल्व करो और मुझको बताओ जरा क्या आया इसका रिजल्ट। चलो पेन चलाओ 2 मिनट के लिए, मैं ही बताऊं, ठीक है। तो देखो जरा मैं बताता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। भाई सिंपली अगर मेरे को यूं बोल दिया जाए कि सर इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ नेट इक्वल्स टू
F1 इसकी वजह से लगने वाला प्लस F2 वेक्टर एडिशन है ना, प्लस F3 प्लस F4। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो लो सर सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो कुछ इस तरीके से, प्लस सोन अप टू डैट डैट डैश प्लस F10। ये होना चाहिए। करें एक एक चीज को कैलकुलेट करें, लास्ट में कैलकुलेशन आपके हिस्से की है, मेरे को तो कंसेप्ट बताना है आप लोगों को, ठीक है, चीज बतानी है कि चीज चल क्या रही है, किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो जरा F1 to F3 लगा लेते हैं, देखो F1 to और F3 निकाल लेते हैं, इधर आओ लो। F1 की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अच्छे से क्वेश्चन कर लिया नोट डाउन, तो देखो जरा फिर F नेट कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, क्या बोलूंगा K1 के ऊपर करना है ना, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, बेटा सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करूंगा, प्लस K इंटू 8 था ना, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, एक बार के लिए लिख लेते, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस K इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन कितना लिया था 10 इंटू 10 की पावर 10 नहीं था सॉरी क्वेश्चन के अंदर 100 करो, वो 100 आएगा बेटा, ये जो डिस्टेंस आएगा ये 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको 100 करो क्योंकि 10 तो ऊपर ही चला गया ना बेटा, लास्ट वाला कैसे हो सकता है 10, समझने वाली बात है ना, तो ये हो गया 100। तो लास्ट वाले के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये आएगा 100, ठीक है, ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 पूरे का स्क्वायर, यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा ना। चलो फिर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में तो आप ही लोगों को करना है, कई बार इस तरह के, ये वेक्टर नहीं लगाऊं, मैग्नीट्यूड को ले लो क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेना है बेटा। तो देखो कॉमन जो चीज आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी ले तो कोई फर्क नहीं, लो K इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K इंटू, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिंपली इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे डैश 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 1000 को क्या लिखा जा सकता है K इंटू 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 1 का स्क्वायर, या फिर सिंपली 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब देखो साफ दिख रहा है कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है, K इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, बेटा ये 10 की पावर माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा कॉमन, और अंदर क्या रह गया 1 की पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। इसको और इसको काट दो और K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 रखो, और बेटा ये देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनली जो चीज मिल रही है मेरे को वो क्या मिल रही है, वो कैलकुलेशन के ऊपर देखो जरा, मैं ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूं क्योंकि कई बार ये सीरीज बन जाता है ना, तो मुझे पता होना चाहिए 9 इंटू 10 टू पावर 9, इसको काटेंगे तो इंटू 10 की पावर माइनस 4, बेटा बाकी कैलकुलेशन आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10, ये 55 बनता है, ऐड करके देख लो ये 55 बनता है। अब बेटा सिंपली इसका वैल्यू 55 होगा, अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लैरिटी आई क्वेश्चन की, समझ में आया? अगर बेटा ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक और अच्छा क्वेश्चन करें, चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, और एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन एचसीवी का ही क्वेश्चन है, डेटा में फर्क आ सकता है लेकिन कंसेप्ट हमको सीखना है, अच्छा है इसलिए। देखो जरा, ये कोई पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये दो पिथ बॉल्स हैं, इन पे चार्ज ले लो
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली ऐसी ये है, इस पे भी यही चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और ये 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से लटके हुए, क्या किया, इनको आपस में रब किया। रब कर देंगे तो बेटा ऑपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे पे आ जाएंगे, तो रब करके छोड़ दिया। रब करके छोड़ दिया तो बेटा जब ये इक्विलिब्रियम में आए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। सर इस तरीके से क्यों आएंगे, क्योंकि बेटा अब ये चार्ज बॉडीज हो गई, ठीक है, चार्ज बॉडीज हो गई और इनके ऊपर चार्ज, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। हम यूं कहेंगे कि इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इनको आपस में रब किया, रब करके छोड़ा तो इसके ऊपर जो चार्ज आया इन दोनों के ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इस पे और इस पे। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना आया, 3 सेंटीमीटर। आई थिंक यही डेटा है। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है ये आई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको मुझे इन बॉल्स का मास बताना है और टेंशन की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है। थ्रेड में टेंशन क्या होगी, फिर से बोलूं सवाल को समझा दूं अच्छे से। भाई इनिशियली 2 पिथ बॉल्स को लटकाया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, इनको रब किया, रब करके छोड़ दिया तो क्या होगा, ये चार्ज होगी तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। अट्रैक्ट हुई तो ये जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था ये रिड्यूस हो गया, कितना रह गया, 3 सेंटीमीटर। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और जो चार्ज आया इनके ऊपर वो कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आया समझ में, ठीक है भाई। तो आप लोगों को मुझे इन पिथ बॉल्स का मास और टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है। आ गई बात समझ में, चलो फटाफट करो कैलकुलेट, फटाफट करो कैलकुलेट, बताओ मेरे को क्या आया। स्क्रीन को पॉज करो बेटा, पेन चलाओ और बताओ क्या चीज आई, फटाफट। मैं ही बताऊं, चलो देखो मैं बताता हूं। देखो कैलकुलेशन आपको करनी, मैं तो कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो जरा कंसेप्ट की बात करें। सिंपली भाई मुझे एक बात ये समझ में आ रही है यहां से कि ये दोनों तरफ जो एंगल आएगा ये भी थीटा और ये भी थीटा सेम रहेगा। तो देखो भाई ये 5 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर, अब इनके बीच में डिस्टेंस रह गया, मतलब ये कितनी आई, यहाँ पर कितनी एक्सटेंड हुई, 1 सेंटीमीटर। और बेटा ये भी कितनी एक्सटेंड हुई, 1 सेंटीमीटर। चलो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ, कुछ ऐसे से, देखो समझ में आएगा। ये ऐसे था, ये ऐसे आया, ये डिस्टेंस कितना है 1, ये कितना है 20, ठीक है, ये कितना है 20, ये कितना है थीटा। बेटा ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है √20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो टेंशन इसमें T कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रहा होगा वो कैसे मान सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स कर दो ऐसे, T साइन थीटा, भाई अट्रैक्शन हो रहा होगा तो Fe का डायरेक्शन ये, नीचे mg और ऊपर T cos थीटा। मैं फिर से लिखूं बेटा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई जो T साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, Fe के इक्वल होगा, और T cos थीटा होगा वो बेटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। समझना मेरी बात को, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तुम ही लोगों को करनी है। अब इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बेटा जो tan थीटा आएगा वो क्या होगा, Fe अपॉन mg। बेटा Fe की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, KQ स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा। बेटा tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाली जा सकती है, वो वैल्यू निकाल के यहां पुट करो। आपको K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, तो क्या मैं मास को नहीं निकाल सकता ग्राम्स की टर्म्स में। तो बेटा यहां से तो आएगा मास, और जो भी मास आए, जो भी ये मास आए उसकी वैल्यू को रखो यहां पे। जैसे ही मैं यहां पे, सॉरी यहां पे नहीं, उसकी वैल्यू को रखो यहां पर। तो ये m की वैल्यू जब यहां पर रखी जाएगी तो t की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, mg अपॉन cos थीटा, और फिर से cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो इस ट्रायंगल से। कैलकुलेशन आपके हिस्से में है, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। फिर से बताऊं, पूरा सवाल फिर से समझाऊं। भाई मैंने ये डायग्राम लिया, इस तरफ ऐसे किया, मैंने टी के कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से ब्रेक किए, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था।
तो मैंने लिखा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ये चीज ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, वो मीडियम में रखे थे तब। तो दोनों को डिवाइड किया तो टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी आया। बेटा टेन थीटा की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। टेन थीटा की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, के पता है, क्यू पता है, सिर्फ एम नहीं पता। एम निकाल लिया, एम निकाल के मैंने कहां रखा, एम यहां पर नहीं रखा जाएगा, एम निकाल के कहां रखा गया, यहां पर एम की वैल्यू रखते ही देखो मेरे को टी आ गया। मेरे को टेंशन आई कि नहीं आई, समझ में आ गया ना टेंशन की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, चलो फटाक से इसको पूरे क्वेश्चन को नोट करो और सोल्व करो, बताओ जरा फिर क्या आया। मैंने आप लोगों को अब कूलम्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करा दिए ना, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए, एक भी वैरायटी रिपीट नहीं हुई है, ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझ में आए। ठीक, तो ये सारी चीजें जब मैंने आप लोगों को समझा दी, अब थोड़ा आगे बढ़े, काफी कूलम हो गया, कुछ नया पढ़े। चलो ठीक है, एक नया कंसेप्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, थोड़े से ये सारी इक्विलिब्रियम के बारे में हम एक बार वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी स्टेबल। देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इक्वल्स टू जीरो किसी भी चीज पे। ठीक है, अब तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अब इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, चलो उनको फटाफट एक बार देख लेते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और 3 पार्टिकल्स के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको देखो। बेटा इस चीज को ढंग से और अच्छे से समझो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जरा, इसको तो पूरे को हटाते हैं और हेडिंग लिखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक तरीका है अपना अपना लिखने का, मेरा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है बेटा कि जो एफ नेट होगी उसका वैल्यू कितना हो, जीरो। किसी भी चार्ज के ऊपर अगर एफ नेट का वैल्यू जीरो है चार्ज सिस्टम के ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा, वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब ये जो इक्विलिब्रियम भी होता है बेटा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। देखो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूं आप लोगों को ग्राफ से। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि ये वाला यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इक्वल्स टू मिनिमम है। ठीक है, तो इसको बोला गया है, इस कंडीशन को, ए पॉइंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर ये जो बी पॉइंट है, बी, यहां पर U का वैल्यू क्या है, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है बेटा, मैक्सिमम है। ठीक है, यहां पर U का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, तो इसको बोला गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये यहां पर सी पॉइंट जो है इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे, देखो इस वाली कंडीशन में अगर मैं इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो बेटा ये थोड़ा ऊपर ऐसे जाएगा, फिर वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा। काम की बात बता रहा हूं, समझो जरा। इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स हटा लगाया और लगा के छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये बॉडी आगे तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। कहने का मतलब ये एसएचएम करेगी, यानी मैं यूं कह सकता हूं एसएचएम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही पॉसिबल है। ठीक, जो एसएचएम होगा वो किस में पॉसिबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। बेटा ऊपर वाले इसके ऊपर अगर मैं देखूंगा तो मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया और लगा के हटा दूंगा तो ये बॉडी सीधी की सीधी नीचे गिर जाएगी, ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगी। आएगी क्या, नहीं। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियरिटी आई। अब देखो इस चीज को जो फाइनली हमारे काम की जो है, जो हमारे समझने की है, जो पॉइंट्स हैं, जो भाई कब इक्विलिब्रियम में आएगी कब नहीं। तो देखो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बेटा फोर्स 2 स्टेप्स हमें ध्यान में रखने हैं कि F इक्वल्स टू du/dx होता है, ये वर्क पावर एनर्जी में अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट पोजीशन मेरे को देखनी है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो du/dx को 0 के इक्वल पुट कर दो, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये पता करना है कि भाई पॉइंट तो पता चल गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरी बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है
उसके लिए अगर मेरे को देखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, उसके लिए अगर मुझे देखना हो तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि अगर डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आता है तो वो स्टेबल, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो अनस्टेबल, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आता है तो वो न्यूट्रल। और पोटेंशियल एनर्जी इस वाले केस में क्या होती है, मिनिमम, इसमें क्या होती है, मैक्सिमम। ये तो हल्का सा हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम के बारे में, क्लैरिटी आई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम जीरो, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, उनकी कंडीशंस ये होती हैं, ये हमने समझ ली। अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के केस में। सपोज 3 चार्जेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखो जरा इस चीज को। मैं मान लेता हूं कि 3 चार्जेस हैं, इसको बोल देता हूं Q1, ये Q2, दो सेम नेचर के चार्ज हो गए, और तीसरा चार्ज एक Q3 है ना। अगर ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं तो हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो देखो पहली कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम होने की कि जो तीनों चार्जेस हैं वो सेम नेचर के ना हो, यानी तीनों चार्जेस सेम नेचर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये Q1 Q2 पॉजिटिव है तो इसको मैं लूंगा नेगेटिव। इसका रीजन बताऊंगा अभी क्यों ऐसा है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इन दोनों की वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है, नेट फोर्स, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो देखो यहां पर F13 इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली बेटा जो F1 सॉरी ये 13 नहीं 12 F12 यहां पर ये F13 इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं तो ये एक दूसरे को काट रही हैं यहां पे, तो यहां पर F नेट 0 हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा इस वाले की, थोड़ा अलग कलर से देखते हैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो इसके ऊपर ये फोर्स इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस तरीके से F13, और ये किधर लग रहा होगा F12, तो ये भी कैंसिल होने के चांसेस, यानी नेट फोर्स 0 हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले के ऊपर देखना चाहूं बेटा, तो इस वाले के ऊपर अगर मैं देखना चाहता हूं तो देखो जरा यहां पर ये इसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरफ लगा रहा होगा F12, फोर्स ऑन ये 3-1 होगा, ये 3-1 लिखा जाएगा, गलत लिख दिया हमने, ये 3-1 लिखा जाएगा। देखो कैसे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, बेटा यही तो पढ़ाया था, ये गलत है, कैसे लिखा जाएगा F31। ऐसे ही ये भी गलत है, क्या लिखा जाएगा F32, ठीक है। अब यहां की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं। देखो जरा यहां पर मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2, ये भी गलत लिखा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। यहां पर भी नेट फोर्स 0 हो सकती है। अब देखो हर जगह पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ठीक है, सपोज मैं ऐसा कर लूं कि भाई सेम नेचर के चार्जेस ले लेता हूं, इसको बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2 Q3, इसको बोल दिया Q2। तो देखो यहीं पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 वो भी इस डायरेक्शन में F13। तो भैया जो नेट फोर्स आई वो 0 हुई क्या, ना 0 नहीं हुई, यानी कि जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने पहली कंडीशन बेटा आपको ये बताई है कि ये सारे के सारे जो तीनों चार्जेस हैं ये सेम नेचर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये बाहर वाले सेम नेचर के हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा उसका नेचर हमेशा 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 ऑपोजिट होगा, ठीक है। चलो एक कंडीशन तो हमको अच्छे से क्लियर हो गई कि सर ये तो आपने बिल्कुल बढ़िया क्लियर कर दी। अब देखते हैं अगली कंडीशन कि भाई ये जो तीनों चार्जेस हैं ये कैसे होने चाहिए, ये कोलिनियर होने चाहिए। सेकंड क्या होने चाहिए, ये कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर में तो देखो नेट फोर्स 0 मैंने कर रखी है, मान लो ये कोलिनियर नहीं है, कोई बच्चा बोले सर मैं तो यूं कहता हूं कोलिनियर नहीं है, मुझे बताओ क्यों कोलिनियर होने चाहिए, रीजन दो। तो रीजन ये बेटा, लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, ये माइनस का Q3 ले लेते हैं, है ना, नॉन कोलिनियर ले लिए। बेटा इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी F12 उसका डायरेक्शन ये, बेटा इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी F13 उसका डायरेक्शन ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, तो क्या नेट फोर्स जीरो हुई? तो क्या इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक है। तो क्या मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाऊंगा, काउंट करूंगा? नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में मैं फिर से क्या बोलूंगा कि 3 चार्जेस मस्ट बी इन या मस्ट बी कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम ये होना चाहिए। ये बेटा किस टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए? ये होना चाहिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। रीजन सुन लो भैया, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एसएचएम करेगा। अगर ये थोड़ा सा भी किसी भी चार्ज को मैं डिस्टर्ब कर दूं तो क्या ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, उनकी कंडीशंस आपको तीनों कंडीशंस क्लियर हुई, अच्छे से हो गई, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, पूरे को मिटा देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं भाई, ये प्लस क्यू, ठीक है, 2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस भी बोल देते हैं, कुछ भी आर ले लो, ठीक है। तो मैं थर्ड चार्ज, कोई भी एक थर्ड चार्ज कहां पर लाकर रखूं और इसका नेचर क्या हो ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। आया सवाल समझ में? सबसे पहली बात, इसको मैं किस जगह पे रखूं और इसका नेचर तो आपको पता ही चल गया, इन दोनों से ऑपोजिट, यानी नेगेटिव होगा ये चार्ज, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो फटाक से मेरे को बताओ कि भैया इसको मैं कहां लाके रखूं और इसका मैग्नीट्यूड और इसका नेचर क्या होना चाहिए। करें कैलकुलेट? देखो फिर कैलकुलेशन करते हैं। भाई मान लेता हूं मैं इसको किसी डिस्टेंस x पे लाके रख देता हूं, ठीक है। तो बेटा रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस एक्स। अब भाई मुझे ये पता है कि अगर मेरे को पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इक्वल अमाउंट का लगेगा, ऑपोजिट साइड में लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम में तो पॉसिबल है बेटा, ये चीज तो खत्म हो गई यहां से। आर माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी r इक्वल्स टू 2x और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? r/2। यानी भैया बिल्कुल बीच में लाके रखोगे तो ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। आया? आगे चलें कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी तो पता करना है ना। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि जो नेट फोर्स होगी वो क्या होनी चाहिए पूरे सिस्टम में? वो 0 होती है, होती कि नहीं होती है? यानी मैं यहां पर नेट फोर्स देखूं तो वो भी 0 होनी चाहिए और ये वाली जो फोर्स होगी उन सबका सम क्या होना चाहिए? 0। तो देखो जरा इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड के लिए देखो जरा, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है ना। तो बेटा जो कॉमन निकल रहा है उसको उधर ले जाओ, यहां पर क्या बोलेंगे? Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फिर से बोल देते हैं Q अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर है ये, Q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का Q अपॉन क्या बोला जा सकता है? एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? r/2 पूरे का स्क्वायर। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो माइनस का Q और इधर क्या हो जाएगा? Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा?
ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे आर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो यानी Q का वैल्यू आ जाएगा माइनस का Q/4। देखो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो नेगेटिव साइन भी आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, चीज क्लियर हुई? यानी ये तो मैंने इक्विलिब्रियम के ऊपर करा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एसएचएम होता है, एक वैसी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। करें? फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। लो देखो, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि दो चार्ज ले लिए Q और Q, सेम मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के। भाई एक कोई प्लस Q चार्ज मैंने यहां रख दिया ला करके। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a था, बिल्कुल बीच में लाके रखा a पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देता हूं। सर यहां पे -Q भी तो रख सकते थे, -Q भी रख सकते थे, है ना, लेकिन वो इक्विलिब्रियम बन जाता, मान लेते। लेकिन मैंने -Q रखते ही आपको थोड़ा सा याद दिलाया था कि अगर मैं उसको थोड़ा सा भी हिला दूंगा तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं स्टेबल की। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं बेटा, इस कंडीशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा सा इसको यहां पर मैं डिस्प्लेस कर दूं, हल्का सा x अमाउंट में डिस्प्लेस कर दूं, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे SHM करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये ऐसे ऐसे SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा मुझे वो बताओ आप लोग। SHM करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा वो बताओ। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये SHM क्यों करेगा ये तो पता है क्या बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर आया, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा। भैया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है ना, तो अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा? a - x, यानी कि इसकी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी तो ये इसको उधर फेंकेगी। फिर जब ये उधर जाएगा तो फिर ये वाला इसको इधर भेजेगा, तो ये SHM करता रहेगा, करेगा कि नहीं करेगा? है ना? चलो तो चलो फटाफट करके बताओ मेरे को क्या होगा। सर इसको ऐसे ऐसे कर दे तो बेटा, इसको अगर ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग इसको मूव कराते हैं अपन। मैं करके बताऊं फिर अगला तुम लोग करके बताना, ठीक है। लो देखो जरा, पहला मैं करके बताता हूं। देखो इधर भाई मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रही थी वो कितनी लग रही थी? F नेट जो होगा, F नेट नेट फोर्स निकलेगी, तो वो कैसे लिखेगी? इन दोनों के बीच में Q अपॉन, ये ज्यादा है बेटा, मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे मेरे को एक 100 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, एक 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो मुझ पर नेट फोर्स किधर लगेगी? इधर ज्यादा है ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 100 - 50, 100 - 50, तो मेरे पे नेट फोर्स कितनी लगी? 50, और मेरी डायरेक्शन क्या होगी? इधर। समझ पाए मेरी बात को? तो बेटा ये जो डिस्टेंस अगर मैं x इधर इसको डिस्प्लेस कर दूं तो ये कितना रह जाएगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा बताओ फटाफट, कितना रहेगा? रिमेनिंग डिस्टेंस a - x, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा? अगर ये चार्ज यहां आ गया तो ये हो जाएगा a + x। अब बेटा डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हो गई, तो नेट क्या होगा? ज्यादा माइनस कम। तो मैं क्या बोलूंगा? a - x का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन a + x का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियरिटी आ रही है? और मुझे निकालना क्या है? टाइम पीरियड। देखो अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी चीज को। भाई नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही होगी, सपोज इस चार्ज का कुछ भी मास ले लूं m, तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी वो कितनी होगी? ma इक्वल्स टू Q को ले लो कॉमन, और इधर क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और बेटा ये कितना आ जाएगा? a + x स्क्वायर माइनस a - x स्क्वायर, a + x का होल स्क्वायर माइनस a - x का होल स्क्वायर। यहां से जो ma, मैं पहले वाले में कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, दूसरे वाले में नहीं बताऊंगा। क्या आ जाएगा? KQ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर,
ठीक है, देखो इसी कैलकुलेशन को देखो आगे थोड़ा और, ये क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू के क्यू क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कटे उसे काट दो। तो क्या आया बेटा ये 4k क्यू क्यू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एम ए। बेटा यहां से मेरे को एक्सेलरेशन, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो फिर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k क्यू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। बेटा x का वैल्यू जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, किससे, a से, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो देखो ये जो टर्म बनेगी ये क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 4k क्यू a अपॉन a की पावर 4x, इसको कैंसिल करो तो a का वैल्यू आएगा 4k क्यू अपॉन a क्यूब x। ये में कंफ्यूजन मत हो, ये एक्सेलरेशन है। एसएचएम की कंडीशन जो होती है बेटा वो क्या होती है, a इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर कर लो, x को हटाओ, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करूंगा तो देखो जरा क्या आएगा, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा यहां से कंपेयर करना है मेरे को, तो जो ओमेगा स्क्वायर आया वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर देखो किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 4k क्यू अपॉन ए क्यूब, ठीक है, और m अपना नीचे आ जाएगा वहां से m, ये कंडीशन आ गई। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन का टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4k क्यू अपॉन m a क्यूब। अब यहां से मेरे को टी निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आगे कैलकुलेशन है पूरी, क्लैरिटी आ गई, चीज समझ में आई, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आया, फिर से देख लो, फिर से एक बार बता देता हूं, ये कंडीशन कैसे ली बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आएगी, एसएचएम की कंडीशन होती है, अगर आपने देखा हो तो। देखो मैं फिर से समझाता हूं इस पूरी चीज को आप लोगों को ढंग से, देखो जरा यहाँ पे, ये मेरा क्वेश्चन था, ये रहा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूंगा तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस एक्स। पहली बात तो ये बेटा ये डिस्प्लेस इधर हुआ है, फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, डिस्प्लेस इधर हुआ है और जो नेट फोर्स इधर है, तो मैं यूं कह सकता हूं अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये जो आएगा नेट फोर्स जो लग रहा है ये कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है कि नहीं बेटा। देखो मैंने इस पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया तो जो 100 न्यूटन फोर्स जो इधर लग रहा है कुछ इस तरफ लग रहा है, यानी जो मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या मैं कह सकता हूं ये चीज नेगेटिव आएगी, कह सकता हूं ना, हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन नेगेटिव आएगी, ठीक। अब चलो देखो नेट फोर्स एम ए के क्यू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा, उसके बाद तो पूरी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को जब मैंने सॉल्व किया आगे तो ये जो वैल्यू आई है कितने, एम ए इक्वल्स टू 4k क्यू ए एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये चीज यहां तक आ गई, कैलकुलेशन है पूरी, ये एक्सेलरेशन कंफ्यूज नहीं हो। ये फिर एसएचएम की कंडीशन ये होती है, किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है क्या सर यहाँ पर नेगेटिव साइन है यहाँ पर नहीं आ रहा, बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डिस्प्लेस इधर हो रहा है, मेन फोर्स इधर लग रही है, तो मैंने यहाँ पर चाहो तो तुम इसको यहाँ पर नेगेटिव लिख लो, चाहो तो यहाँ पर इसको ऐसे नेगेटिव लिख लो, तो ये देखो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो नेगेटिव को छोड़ सकते हैं, मैंने सिर्फ मेंशन नहीं किया, आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। यहां से ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को यहां पर रखा, और बेटा ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और टी की वैल्यू नॉर्मली मैंने कैलकुलेट कर ली, ये बात आई समझ में, अच्छे से आई, सबको आई। चलो एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को घर के लिए जो आप लोगों को करना है, लो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं, ऐसे ही टाइम पीरियड निकालना है आपको। सपोज एक कोई चार्ज है, लो ये प्लस क्यू ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया, पिछला वाला पॉजिटिव था, अब मैं इसको माइनस क्यू ले लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर देता हूं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस मेरा a है, फटाक से बताओ
कि अब जो ऑसिलेशंस होगी वो कुछ ऐसे ऐसे होंगी, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, वापस से वही टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा। करो कैलकुलेशन करो, फटाफट करो, बताओ मेरे को जरा क्या आएगा। सर ये तो आपने हमारे लिए दिया था, कोई बात नहीं बेटा, समझा देता हूं, उसके बाद करते रहना। मैं बताऊं, कराऊं, देखो देखो जरा यहां पे इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहां पर समझने के लिए। देखो बेटा, अगर मैं इसको यहां पर डिस्प्लेस करता हूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो एंगल बनेगा थीटा और थीटा, या कह सकते हैं ये एंगल बनेगा, ये क्या सेम रहेंगे, ये भी एंगल क्या रहेगा, या फिर इसकी जगह पे मैं थीटा किसको कंसीडर कर लूं, लो ये जो एंगल रहेगा ये दोनों तरफ सेम बनेगा, थीटा थीटा बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये a है ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली उधर भी यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक भाई ठीक, ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूंगा इस क्यू के ऊपर, तो भाई इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो कहां लग रही होगी, माइनस है ना ये, तो वो डायरेक्शन नहीं जाएगा, माइनस है तो ये डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, गलत बना रहे हो। देखो माइनस है तो ये फोर्स ऐसे लग रही होगी, A और B, ये F1। सिमिलरली बेटा ये वाली फोर्स भी कहां लग रही होगी, F2, अट्रैक्टिव नेचर में। तो बेटा जो नेट फोर्स आएगी F नेट कुछ ऐसे लग रही होगी, यानी अपन इसको ऊपर लेके गए, डिस्प्लेस ऊपर कराया, नेट फोर्स नीचे लग रही है, उसको मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, तो एसएचएम होता रहेगा। समझ में आई बात, एसएचएम होता रहेगा। अब देखो जरा, अगर नेट फोर्स इधर लग रही है तो बेटा इस नेट फोर्स के कंपोनेंट्स कर ले, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं ताकि आप लोगों को एकदम से साफ साफ अच्छी अच्छी ये चीज दिखे। देखो जरा यहां पे कुछ इस तरीके से, ये आ रही है F1, ये आ रही है F2, ये आ रहा है F नेट। देखना चीज को, ये थीटा बेटा जो F के मैग्नीट्यूड होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, तो जो ये कंपोनेंट होगा साइन थीटा, F साइन थीटा, और जो ये F साइन थीटा होगा ये तो कट जाएंगे। नीचे क्या आएगा, 2F cos थीटा, क्योंकि F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2 का मैग्नीट्यूड है। तो जो मेरे को नेट फोर्स मिली बेटा वो क्या मिली, जो नेट फोर्स मिली वो क्या मिली, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो देखो नेट फोर्स जो लिखी जाएगी F नेट, वो क्या लिखी जाएगी, F नेट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 2F cos थीटा लिख सकता हूं। बेटा F की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो F की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 2 इंटू F क्या लिखा जाएगा, K Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा तो कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर यहां पर आएगा। तो सिंपली जो F नेट आएगा बेटा वो F नेट क्या आएगा, F नेट आएगा, और ये नेगेटिव है, फिर से मत बोलना कि सर वापस बार बार, F नेट जो लिखा जाएगा वो आएगा 2KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू का x। अब जब ये चीज हम लिख सकते हैं तो ये जो F नेट बेटा डिस्प्लेस ऊपर कराया था, नेट नीचे लग रहा है, तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो F नेट होगा माइनस का MA इक्वल्स टू 2KQ। सर आप ही ने कर दिया ये पूरा का पूरा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को चीज समझ में आनी चाहिए। तो यहां से बेटा a का वैल्यू जो आएगा वो a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 2KQ अपॉन m a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। आया समझ में। थोड़ा सा और आगे चलें तो बेटा एसएचएम की जो कंडीशन होती है उससे पहले मैं क्या बोलूंगा कि जो a है वो बहुत बड़ा x है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस का 2KQ अपॉन कितना आ जाएगा, a क्यूब इंटू एक्स। एसएचएम से कंडीशन से इसको कंपेयर करूंगा तो जो a होता है वो कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा यहां पर अगर कंपेयर करूंगा तो जो ओमेगा स्क्वायर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2KQ अपॉन MA क्यूब लिखा जा सकता है। अब बेटा फिर से वही बात, अब इतना मैंने कैलकुलेट कर दिया, अब ज्यादा मत करवाओ, चीज को समझो। इसको क्या लिख सकते हैं,
2 पाई बाई टी पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यूब। अब बेटा यहां से टी निकाला जा सकता है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। आगे टाइम पीरियड, तो देखो आज जो हमने पढ़ा है उसके अंदर चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्जिंग किस किस तरीके से हो सकता है वो पढ़ा, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी वो भी रिकॉल कर ली, 2 क्वेश्चन उनके ऊपर कर लिए, कंडक्शन और इंडक्शन के। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा, सुपरपोजिशन पढ़ा, सवाल करे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के, आप लोगों को समझ में आए, वो अच्छे से आए। फिर उसके बाद में 8-10 सवाल करें, मैं आपको फ्लूइड में भी लेके गया, मैकेनिक्स में भी लेके गया, सर्कुलर भी घुमा दिया, है ना, सारी चीजें कराई, क्लियरिटी आई उन चीजों में। वो 8-10 सवाल मैंने क्यों कराए, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। सुपरपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन कराए, एक दो वो 10 चार्ज वाला करा दिया, ट्रायंगल वाला करा दिया, आया ना, सब अच्छे समझ में आया। उसके बाद मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ाया, भाई कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, 3 चार्जेस को अगर मैं इक्विलिब्रियम में लाऊं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में एसएचएम होगा, कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, ये सब आपको बताया। ठीक है, जब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई तो इनके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, तीनों क्लियर हुए ना करके आज की क्लास में बेटा मैंने 12-13 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे, तो आज के लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस हमने कवर कर दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे।